गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो है हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप पिछले सेमेस्टर में पहले भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच को रीड कर चुके हैं, वो थी आपकी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो थोड़ा बेसिक तो आप पहले से ही जानते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि हाउ विल यू डिफाइन द टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप बोलो कैसे डिफाइन करेंगे? बताएगा कोई स्टूडेंट? देखो हम डायग्राम बना के हिंट देते रहेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई मैटर है, यहाँ पे आपने कोई रेडिएशंस ले ली, सोर्स ऑफ रेडिएशन है आपके पास। ये रेडिएशन आपने फॉल की मैटर के ऊपर। अब ये रेडिएशंस मैटर के साथ क्या करेंगी बोलो? इंटरेक्ट। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द interaction of these electromagnetic radiations with the matter is called as spectroscopy. तो बताएं स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या डेफिनेशन बन जाएगी? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of interaction of electromagnetic radiations with the matter is called as spectroscopy. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनके नेचर अलग अलग हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्योंकि आप देखो फुल रेंज जानते हैं। आपने ये पढ़ा था ना कि आपकी जो रेडिएशंस हैं उसमें आप एक रीजन लेते हैं जिसे आप विबग्योर कहते हैं। देखो इस टाइप से एक एंड पे वी लेते हैं, VIB GYOR विबग्योर, जिसे आप विजिबल रीजन कहते हैं। दिस इज द विजिबल रीजन विबग्योर। वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड से ऊपर कौन आएगा? दैट इज द IR, इंफ्रारेड। वी से नीचे कौन आता है? वायलेट से नीचे अल्ट्रा वायलेट। सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट कलर की होती है, सबसे कम एनर्जी रेड कलर की होती है। इसलिए जो रेड से भी कम एनर्जी किसकी हुई? IR की, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से ऊपर कौन आ जाएगा बोलो? यहाँ पे माइक्रोवेव आ जाती है, उनकी एनर्जी और भी कम। तो माइक्रोवेव से आगे चले तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे बोलो? रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। और नीचे जो यूवी रेडिएशंस उसके बाद बोलो कौन आएगी? एक्सरे, जिनकी एनर्जी और भी ज्यादा होगी। एक्सरे के बाद अगर आप और भी ज्यादा एनर्जी की देखें, दैट इज द गामा रे। तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये आपका कंप्लीट। तो इसके अंदर जो ये रेडिएशंस हैं, जिनके अंदर ये डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी, माइक्रोवेव, IR, these collectively are the electromagnetic radiations। जो सनलाइट है, सनलाइट के अंदर ये सारी की सारी रेंज होती है, लेकिन हम लेबोरेटरी के अंदर कोई भी खास एक पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। वो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस भी हो सकती है, माइक्रोवेव भी, IR भी। क्योंकि हमारी जो यूनिट है जो हम स्टडी करेंगे उस यूनिट का नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैसे नाम से पता चला कि वो कौन सी रेडिएशंस होंगी जिसके साथ हमारा मैटर इंटरेक्ट करेगा? इंफ्रारेड रेडिएशंस। देखो ये जो आपको दिख रही है विबग्योर रीजन के, देखो ये दैट इज द इंफ्रारेड रीजन, ये इंफ्रारेड रीजन है। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस अगर मैटर के साथ इंटरेक्ट करें, बोलो कौन सी रेडिएशंस इंटरेक्ट करें यहाँ पे आके मैटर के साथ? इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो उस ब्रांच को आप कह देंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या होगी? कि द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द which deals with the study of interaction, which deals with the study of interaction of, बोलो कौन सी रेडिएशंस? बताते रहो करो बेटा शाबाश, साथ के साथ। इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड, infrared radiations with the matter is called IR spectroscopy। तो उसे आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हमने मैटर के ऊपर डाली, मैटर के अंदर कोई ना कोई चेंज आ गया, तो जो भी चेंज आया मैटर के अंदर, वो चेंज किस टाइप का आया उस चीज को भी हमें स्टडी करना है।
जो भी चेंज आया उस चेंज को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो उस चेंज को हम कैसे स्टडी करें? तो ये पाया गया कि जब भी इंफ्रारेड रेडिएशंस मैटर के ऊपर जाके गिरती है तो उससे क्या हो जाता है, मैटर के अंदर जो चेंज आएगा, चेंज कैसा आया, चेंज आता है उसके अंदर वाइब्रेशनल चेंजेस टेक्स प्लेस। तो मींस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस डेफिनेशन के बाद आ जाता है कि व्हाट विल हैपन विद द मैटर व्हेन द आईआर रेडिएशंस फॉल ऑन इट। जब आईआर रेडिएशंस मैटर के ऊपर जाके गिरती हैं तो मैटर के अंदर कैसा चेंज आएगा? तो आप उसका जवाब लिख देते हैं कि जब भी आईआर रेडिएशंस मैटर के ऊपर जाके गिरती हैं तो उसमें जो चेंज आता है वो चेंज कहलाता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आ जाना। सो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ द आईआर रेडिएशंस विद द मैटर द चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टेक्स प्लेस। देखो वो कैसे, हम देखो ये डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये जो हमने एक लाइन लगाई, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, देखो ये फोर्थ लाइन, देखो इस टाइप से सबसे नीचे वाले को हम लिख देंगे V0, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एट द जीरो स्टेट, जीरो एनर्जी स्टेट। ये V1, ये V2, ये V3। मींस जब भी आईआर रेडिएशंस मैटर के ऊपर गिरती हैं तो वाइब्रेशनल चेंज होता है। वाइब्रेशनल चेंज होने का मतलब कहां से कहां पे चले जाना, V0 से V1 में चले जाना, V0 से हो सकता है V2 में भी चला जाए, हो सकता है V0 से V3 में भी चला जाए, हो सकता है V1 से V2 में चला जाए, V2 से V3 में चला जाए। मींस डिफरेंट वाइब्रेशनल चेंजेस होंगे। तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि चेंज कहां पे आता है, तो आप कहेंगे द चेंज इन वाइब्रेशनल लेवल टेक्स प्लेस। सो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन of the matter with the IR radiations, the change in the vibrational energy level, the change in the vibrational energy level takes place। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने होते हैं, आप उनके लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो पहली डेफिनेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, सेकंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ चेंज विल अकर इन द मैटर व्हेन द आईआर रेडिएशन फॉल ऑन इट। तो आंसर क्या हुआ, द चेंज इन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टेक्स प्लेस। और इस टाइप से आप ये डायग्राम बना देते हैं और इसके साथ में देखो एक लाइन भी आप लगा देंगे, वो लाइन कोई और नहीं, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम भी कहलाता है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट हमने कर दिया। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो बेटा। सर। अब इसके बाद क्या है, जैसे लास्ट टाइम की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थी उसमें हमने आपको बताया था यूवी विजिबल में कि वाइब्रेशनल के अंदर काफी सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल भी होते हैं। देखो ये मैंने देखो दूसरे कलर से ये शो किया। देखो यहाँ पे हम लिख देते शुरू में R0 था, नेक्स्ट देखो R1 है, इसके बाद फर्दर हम क्या लगाएं, बोलो नेक्स्ट को क्या बोल देंगे, R2। उसे नेक्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल को बोलो क्या कह देंगे, R3 एंड सो ऑन। ऐसे ही हर एक के अंदर V1 और V2 के बीच भी देखो ऐसे ही डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ बोलो क्या होंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे। देखो जो मैंने अलग कलर से दिखा दिया। तो मींस द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल also contain the large number of rotational energy levels। इसीलिए देखो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है, बोलो क्या होगा, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो कॉल्ड एज, बोलो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन से चेंजेस हुए थे इसमें हमने अभी आपको बताया था, वाइब्रेशनल चेंजेस। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, it is also called as vibrational spectroscopy because when the matter is irradiated with the IR radiations then the change in vibrational energy level takes place। So the IR spectroscopy is also called as vibrational spectroscopy। क्लियर हो गया इतना? लेकिन क्योंकि वाइब्रेशनल जो लेवल है फर्दर, जैसे अगर हम यहाँ पे एक बात और लिख दें कि फर्दर the vibrational energy levels, further the vibrational energy level are associated with, बोलो किसके साथ एसोसिएटेड है, बोलो डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, एसोसिएटेड विद, बताओ शाबा जल्दी से, रोटेशनल एनर्जी लेवल। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ rotational energy level, rotational
energy level. So IR spectroscopy is also called as, बताओ अब क्या कहना चाहिए इसको, शाबाश जल्दी बताओ. So IR spectroscopy is also called as वाइब्रेशनल. चेंजेस तो हो ही गए, लेकिन वाइब्रेशनल के साथ कौन कौन से चेंजेस और भी हुए, बताओ शाबाश. रोटेशनल भी. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. देखो इसी चीज के 3 नाम हैं और तीनों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आईआर ही क्यों कहते हैं, क्योंकि मैटर के ऊपर आपने कौन सी रेडिएशंस डाली, आईआर रेडिएशंस. आईआर को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब मैटर के ऊपर आईआर रेडिएशंस डाली गई तो कौन सा चेंज हुआ, द चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टेक्स प्लेस, इसलिए इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. लेकिन इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्यों कहते हैं, तो अभी अभी हमने ये लाइन लिखी, यहाँ पे डायग्राम तो ये रहेगा ही कि फर्दर द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स are associated with large number of rotational energy level. So IR spectroscopy is also called as vibrational rotational spectroscopy. आ गया बेटा यहाँ तक समझ में सभी बच्चों को? Yes sir. ठीक है बेटा. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, क्या कोई भी मैटर आप ले लें और किसी भी मैटर के ऊपर आप आईआर रेडिएशंस डाल दें तो क्या हर मैटर आईआर रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा? तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो इसी के लिए एक आता है रूल, उसे कहते हैं सिलेक्शन रूल. ये उतार लिया बेटा सभी बच्चों ने साथ के साथ? इसकी हम रिकॉर्डिंग भी दे देंगे आपको, जो भी मैंने आपको पढ़ाया साथ के साथ आप उतार भी सकते हैं. स्लाइड को क्लियर कर दो बेटा नेक्स्ट अगले पेज पे लिखने के लिए. यस सर. ठीक है बेटा. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सिलेक्शन रूल. नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन रूल. देखो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों ना हो, चाहे वो पहले आपने पढ़ी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे आईआर, आगे जाके आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अलग एक सिलेक्शन रूल होता है. सिलेक्शन रूल का मतलब क्या है, ये वो रूल होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी मैटर उस रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट कब करेगा. मींस यहाँ पे बोलो हमें क्या लिखना चाहिए, सिलेक्शन रूल बोलो कैसे रूल होंगे, द रूल which tell under what condition, the rule which tell under what condition या conditions IR radiation will interact with the matter. इंटरेक्ट विद द मैटर मीन्स आईआर रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट कब करेंगी, मैटर कैसा हो. तो वो जो रूल होते हैं उसी को कहते हैं सिलेक्शन रूल. तो अब वो पॉइंट जो है मेन कि आईआर रेडिएशंस कब इंटरेक्ट करे मैटर के साथ, तो वो मेन पॉइंट क्या है, तो वो मेन पॉइंट ये है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसके अंदर नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए. So the rule which tells under what condition the IR radiation will interact with the matter are called selection rule. And these are, और वो सिलेक्शन रूल क्या है, वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी. तो वो पॉइंट ये है कि the matter must have the net value of the matter must, बोलो बेटा शाबाश जल्दी से, the matter must have the net value of dipole moment. नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट. अब मैंने ये नेट वर्ड लिखा है बेटा, ये जरूर ध्यान रखना, नेट.
must have the net value of dipole moment. तो ये सिलेक्शन रूल है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल है। तो आप ब्रैकेट में लिख भी लेना ऊपर, सिलेक्शन रूल फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो ऊपर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, क्योंकि हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल अलग होता है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, सिलेक्शन रूल एक जैसे नहीं होते। तो बोलो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, कब इंटरेक्ट करेगा मैटर रेडिएशन के साथ, IR रेडिएशन के साथ। बोलो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना जरूरी है, डाइपोल मोमेंट नहीं, नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट का होना जरूरी है, नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब आपके सामने देखो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब कोई भी एक स्टूडेंट बताएगा, बेटा ये बताओ, मैंने आपके सामने H2 लिख दिया, N2 लिख दिया, O2 लिख दिया, बताओ बेटा ये सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक है और डाई एटॉमिक भी है, एक जैसे एटम है और डाई एटॉमिक है। तो बताओ इसके अंदर नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी या नहीं, बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। नो सर। हाँ क्यों के बताओ क्यों, बिकॉज बोथ एटम आर सेम, क्योंकि दोनों के दोनों एटम क्या है, सेम है। आपने देखो ये पढ़ा है ना डाइपोल मोमेंट के बारे में, डाइपोल देखो मोमेंट के बारे में आपने ये पढ़ रखा है पहले कि आपके पास डाइपोल बनने जरूरी है। जैसे हमारे पास मान लीजिए HCl होता, तो आप जानते हैं ये जो बॉन्ड है इसमें Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ चले जाते तो Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव, H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता, डाइपोल बन जाते। लेकिन ऐसा डाइपोल बना ही नहीं H2 में, because that bond is present in between the two same atom here are the H atom. Similarly in case of nitrogen the triple bond is present in between the two same nitrogen atom. In case of the oxygen the double bond is present in between the two same oxygen atom, so there is no separation of charge in homo diatomic molecule के अंदर कोई भी separation of charge ही नहीं हुआ, there is no separation of charge। और डाइपोल मोमेंट जिसे आप म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, देखो म्यू इज इक्वल टू क्या था, Q मल्टीप्लाइड बाय D होता है। Q क्या है, दैट इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जैसे HCl में तो आपको दिख रहा है H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे स्लाइट नेगेटिव है। अगर Cl के ऊपर 0.1 वैल्यू है माइनस की, तो H के ऊपर क्या होगी, प्लस की 0.1 वैल्यू होगी, क्योंकि वो सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है, Q की वैल्यू हो जाएगी। तो ये H2, N2, O2 इन सभी के केस में जो Q है उस Q की वैल्यू बोलो क्या है बेटा, Q की वैल्यू हो गई 0। Q की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये जो म्यू है डाइपोल मोमेंट, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय D इज इक्वल टू 0, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। आगे बेटा बात समझ में, तो इसलिए इसके अंदर नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट 0 है, इसमें तो डाइपोल मोमेंट ही 0 है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको दिखे कि नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट के बारे में आप 0 कहें। अगला एग्जांपल देखना बेटा ध्यान से, मान लीजिए हम ऐसा एग्जांपल आपके सामने ले लें, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C और इसमें एक H ले लिया हमने, इधर भी हमने एक H ले लिया, देखो इस टाइप से। क्लियर हो गया बेटा। अब ये बताओ जो हमने ये मॉलिक्यूल अभी अभी आपके सामने लिया, इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन हाइड्रोजन में बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। पीरियोडिक टेबल में कौन है लेफ्ट साइड में, कार्बन या हाइड्रोजन, बताओ बेटा, बताओ बेटा शाबाश जल्दी से, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन हाइड्रोजन में। कार्बन क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में आता है या राइट में आता है, H तो बिल्कुल टॉप में है, लेफ्ट में आपने देखा है बिल्कुल, और कार्बन राइट साइड में आ जाता है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो मीन्स होगा क्या, H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, बन गया ना डाइपोल। आपको तो ये दिख रहा है इसमें डाइपोल बन गया। ऐसे ही कार्बन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज दूसरे कार्बन पे, दूसरे H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, आप कहेंगे सर इसमें तो डाइपोल मोमेंट बन गया, देखो इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो इसके ये जो सब्सटेंस है इस कंपाउंड का बोलो नाम क्या है, 2 कार्बन है तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, नाम हो गया इथाइन।
तो आप ये कहेंगे सर जो इथाइन मॉलिक्यूल है ये तो आपका IR एक्टिव होना चाहिए, ये इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ ये इसको इंटरेक्ट कर जाना चाहिए। लेकिन अगला वर्ड वही आपका एकदम ध्यान गया, देखो कहां पे, नेट वैल्यू के ऊपर। देखो जो मैंने ऊपर नेट लिख रखा है, नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट की बेटा डायरेक्शन बताओगे, कौन बच्चा बताएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? मैं ऊपर लिख देता हूं, बताओ बेटा, शाबाश। पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ बेटा बोलना दोबारा। पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो आप इस मॉलिक्यूल में देखें, पॉजिटिव चार्ज किस पे, स्लाइड पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, देखो पॉजिटिव टू, देखो नेगेटिव, ऐसे दूसरे एंड के ऊपर पॉजिटिव टू नेगेटिव में जो बॉन्ड मूवमेंट है एक बॉन्ड की, जो एक CH बॉन्ड है उसके दूसरे CH बॉन्ड की, देखो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना, हो गया ना कैंसिल, इसको बॉन्ड मूवमेंट बोलते हैं। बोलो इसको क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड मूवमेंट। ये एक बॉन्ड की मूवमेंट है, ऐसे ही दूसरा बॉन्ड है वो उस बॉन्ड की मूवमेंट है, जिसे बॉन्ड मूवमेंट कह देंगे। बॉन्ड मूवमेंट, बॉन्ड मूवमेंट। तो हम क्या लिखेंगे बोलो आंसर में, कि द बॉन्ड मूवमेंट, द बॉन्ड मूवमेंट ऑफ वन CH bond, one CH bond completely cancel the effect of, completely cancel the effect of bond movement of other CH bond. So the value of, so the value of net dipole moment, so the value of net dipole moment is 0. So the value of net dipole moment is 0. अब इसमें नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट तो 0 हो गई इथाइन में, तो क्या ये मॉलिक्यूल फिर IR रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेगा? नहीं करेगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव कहलाता है। अभी हमारी डेफिनेशन भी आएंगी आगे, आप IR एक्टिव किसे कहते हैं, IR इनएक्टिव किसे कहते हैं, तो यहीं पर हमारी एक डेफिनेशन बन गई। वो डेफिनेशन बोलो क्या बनी, IR इनएक्टिव, और दूसरा हम IR एक्टिव ले लेंगे। तो IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलो कौन होते हैं, सिलेक्शन रूल के अनुसार, कि द molecules which do not interact, the molecules which do not interact, बोलो किसके साथ, बताओ बताओ बेटा, कौन सी रेडिएशन के साथ, IR radiation. which do not interact with the IR radiations according to selection rule, ब्रैकेट में लिख देंगे according to selection rule, are called IR inactive molecule। ये जितने सारे एग्जांपल थे ये IR inactive molecules के एग्जांपल हो गए आपके सामने। आ गया बेटा यहां तक समझ में? Yes sir. तो नेक्स्ट एग्जांपल हम दूसरे लेंगे। देखो मैंने ऊपर जो H2 लिखा था N2, देखो उनकी जगह मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, और वो एग्जांपल हमें देखो अलग से मैंने ऊपर लिख ही रखा है। मान लीजिए वो HCl है, HCl देखो जो मैंने पहले से आपके लिख रखा है। आप ये बताओ कि HCl के केस के अंदर क्या Q की वैल्यू 0 होगी? नो, Q की वैल्यू वहां पे 0 नहीं होगी। बोलो क्यों 0 नहीं होगी, बताओ बेटा, बताओ बेटा। HCl के केस में Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो दो डिफरेंट एटम के बीच में है। H और Cl अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम है, इसलिए सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, इसलिए Q की वैल्यू बन गई। Q की वैल्यू क्या है, चाहे तो आप ये देखो स्लाइड पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख दो, चाहे स्लाइड नेगेटिव वाली, ये दोनों वैल्यू सेम रहती है। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर ये दोनों सेम क्यों? मान लीजिए बेटा मेरे पास से 1 रुपया गुम हो गया, वो किसी दूसरे को मिल गया, मेरे पास कितने पैसे कम हो गए, 1 रुपया कम, उसके पास ज्यादा कितने हो गए, 1 रुपया ज्यादा हो गया, चाहे वो कितने भी पैसे उसके पास पहले थे। ऐसे ही H और Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, जितना नेगेटिव चार्ज आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा,
H के ऊपर रहेगा, इसलिए Q की वैल्यू आप किसी की भी लिख सकते हैं, H वाले चार्ज की लिख दो चाहे Cl वाली, वो वैल्यू जो भी होगी वो Q की वैल्यू कहलाती है। तो Q 0 नहीं है HCl के केस में, तो इसलिए नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट यहाँ पे होगी। तो बोलो क्या होगी इसकी नेट वैल्यू, ये नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होगी HCl के केस में। क्लियर हो गया बेटा, ये पहला एग्जांपल। तो ये मॉलिक्यूल बोलो कैसा हुआ, ये IR एक्टिव हुआ या IR इनएक्टिव, बोलो बेटा शाबाश जल्दी से। एक्टिव। ये IR एक्टिव है। देखो IR इनएक्टिव की डेफिनेशन मैंने साइड में लिख रखी थी, अब इसी के साइड में मैं अगर लिख दूं IR एक्टिव की, इनएक्टिव के साइड में IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स, बोलो क्या डेफिनेशन आप लिखोगे, बताओ बेटा। मैं डैश डैश करता जाऊंगा कि द मॉलिक्यूल्स विच with IR radiations ये डू नॉट की जगह क्या लिख दे बोलो यहाँ पे, विच कैन इंटरेक्ट, विच कैन इंटरेक्ट विद द, बोलते जाओ radiation अकॉर्डिंग टू selection rule आर कॉल्ड IR एक्टिव मॉलिक्यूल। एग्जांपल क्या लिखेंगे, एक तो मैंने अभी बताया, बोलो एग्जांपल क्या हो गया, HCl। हाँ HCl एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं मैं, और इसी में चेंज कर देता हूं जो मैंने इथाइन लिखा था यहाँ पे। मान लीजिए बेटा ध्यान से देखना, मैं एक को मैंने CH3 बना दिया, देखो यहाँ पे एक H को CH3, अब नाम बताओ इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो मैंने CH3 बना दिया इसका, बताना बेटा नाम इसका। तीन कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रो, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE हो गया ना, प्रोपाइन। बोलो कौन हो गया ये, प्रोपाइन। अब ये बताएं क्या इसके अंदर उसी टाइप से हमने जो लिखा, ये स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज, देखो जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, अब इसके बारे में आप बताएं। देखो ये बॉन्ड मूवमेंट कहलाता है, ये बॉन्ड मूवमेंट ही है। तो क्या ये जो मैग्नीट्यूड है बॉन्ड मूवमेंट का, क्या ये सेम होगा दोनों डायरेक्शन में, देखो इधर जो है बॉन्ड मूवमेंट है, देखो इधर, देखो ये जो CH बॉन्ड का है, उधर अब की बार CCH3 है, तो क्या वहां पे हम ये स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज लिखें, नो, वहां पे हमें नहीं लिखना अब की बार, देखो ये, क्योंकि दोनों ही कार्बन है बेटा, दोनों ही बेटा क्या है, ये कार्बन है। देखो अब आप बड़े ध्यान से देखें, ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा एक हिस्सा बन गया, ये कार्बन 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 कार्बन, देखो ऐसे हो गया ना, और ये स्लाइट पॉजिटिव हाइड्रोजन पे रह गया, आगे तो कार्बन की चेन बन गई, तो एक ही तो ये डायरेक्शन बनी, यही बॉन्ड मूवमेंट है और यही आपका डाइपोल मूवमेंट है। तो इसके अंदर कोई कैंसिलेशन इफेक्ट नहीं हुआ, बोलो इसमें कौन सा इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी कैंसिलेशन इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे। तो जिसकी वजह से ये जो प्रोपाइन है इसके अंदर नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है, बोलो क्या है इसके अंदर, नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसीलिए ये किसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, IR रेडिएशन के साथ ये इंटरेक्ट करेगा, तो ये IR एक्टिव है, बोलो कौन है ये IR एक्टिव। आपके एग्जाम में बेटा ऐसे क्वेश्चन आने होते हैं, कुछ एग्जांपल दे देंगे और कहेंगे कि छांटें, सिलेक्ट करें, which of the following compound are IR active and which of the following compound are IR inactive। तो सिलेक्शन रूल वाली बात आपको याद रखनी है और उसी के आधार पे आप इन क्वेश्चनों के जवाब दे देते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो मैं आपके सामने ले रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना और आपको उसका बिल्कुल सही जवाब देना, ये आपके कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। अब वो क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो आपके पिछले सालों में किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आ चुका है वो क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से देखें और इसका जवाब दें। देखो ये दो मॉलिक्यूल आपके पास, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर मैंने H लिखा, देखो इधर भी मैंने H लिख दिया, इसके ऊपर मैंने Cl, ये Cl लगा दिया। बोलो इस कंपाउंड का नाम बताएं बेटा शाबाश जल्दी से, जल्दी से नाम बताओ बेटा। डाइक्लोरोइथीन। हाँ बिल्कुल ठीक है, डाइक्लोरोइथीन है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट IUPAC नेम के अकॉर्डिंग बताएं बेटा, IUPAC नेम। मान लीजिए नंबरिंग कर दी 1 2, तो बोलो कैसे बोलोगे, 1 2 डाइक्लोरोइथीन। हाँ तो क्योंकि दो कार्बन है तो आपने इथ लिखा, डबल बॉन्ड है तो आपने ENE लिख दिया, इथीन हो गया। 1 पे भी क्लोरो 2 पे भी क्लोरो, तो 1 2 डाइक्लोरो इथीन बन गया। ऐसे ही दूसरे कंपाउंड का नाम भी वही बन जाएगा आपका, बोलो क्या, 1 2 डाइक्लोरो इथीन, 1 2 डाइक्लोरोइथीन दूसरे कंपाउंड का नाम बन जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ इन दोनों में से सिस कौन है, ट्रांस कौन है,
बताओ बेटा कौन सिस कौन ट्रांस? फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर सिस और सेकंड वाला ट्रांस है। ठीक है, फर्स्ट वाले के आगे मैंने सिस लिख दिया, सेकंड वाले के आगे मैंने ट्रांस लिख दिया। ठीक है, अब ये बताओ, अब इसमें हम डाइपोल मोमेंट देखना चाहते हैं। आप हमें ये बता दें, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा या कैसा होगा? और Cl के ऊपर देखो मैंने 1 2 हटा दिया यहाँ से, क्योंकि अब हम चार्ज लगा देंगे। बताओ बेटा शाबाश, किसके ऊपर कैसा चार्ज लगाएं? स्लाइड कार्बन, पॉजिटिव का ऊपर से। ठीक है, और क्लोरीन पे स्लाइट नेगेटिव। ठीक है, ऐसे मैंने दूसरी जगह लगा दिया। और डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की? पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमने लगा दिया, देखो इस टाइप से। सिस के अंदर भी ऐसे ट्रांस में भी लगा देते हैं, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl पे स्लाइट नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसे ही कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, Cl पे स्लाइट नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये बताओ डाइपोल मोमेंट किस में कैंसिल होती हुई दिख रही है आपको कंप्लीटली? ट्रांस में सर। हाँ, तो अब लैंग्वेज बताओ हम कैसे लिखेंगे? ट्रांस के अंदर क्या हो गया कि द बॉन्ड मोमेंट, इसको बेटा बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। जो एक C और Cl के बीच की जो मूवमेंट है ना बेटा, इसे बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। ऐसे जो दूसरा CCl बॉन्ड है ना, उस वाली को भी क्या बोलेंगे? बॉन्ड मोमेंट। तो द बॉन्ड मोमेंट ऑफ वन CCl बॉन्ड, द बॉन्ड मोमेंट ऑफ वन CCl बॉन्ड कंप्लीटली कैंसिल, क्योंकि 180 डिग्री पे है ना बेटा ये बॉन्ड पूरा। तो द बॉन्ड मोमेंट ऑफ one CCl bond completely cancel out the bond moment of other CCl bond, so the net value of dipole moment, डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू की वैल्यू, इस बोलो क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे? 0। अब ये बताओ दूसरी साइड में क्या लिखें? सिस के नीचे क्या लिखेंगे? देखो पेज के बीच में मैंने लाइन लगा दी है, इस एग्जाम में आपको लगानी होती है। बोलो क्या लिखेंगे? बताओ शाबाश। मैंने इधर तो लिख दी कि द बॉन्ड मोमेंट ऑफ वन CCl बॉन्ड डू नॉट आ जाएगा बस यहाँ पे। बोलो बेटा क्या लिख देंगे इसकी जगह? डू नॉट कंप्लीटली कैंसिल, do not completely cancel the bond moment of other CCl bond. So आगे क्या आ जाएगा? So the net value of dipole moment is not 0. Value of dipole moment is not 0. तो बताओ कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा इन दोनों में से, सिस और ट्रांस में से, जो IR एक्टिव है और कौन सा IR इनएक्टिव है? बोलो बेटा। सिस एक्टिव। हाँ, तो सिस तो क्या हो गया? एक्टिव हो गया, क्योंकि इसमें नेट वैल्यू डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। और ट्रांस क्या हो गया? इनएक्टिव, क्योंकि इसमें वो IR इनएक्टिव हो गया। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम में देखो डेफिनेशन आ जाती है और ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, जैसे मैंने आपसे पूछा। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना, ये सिस और ट्रांस का। इससे पहले मैंने एक बताया था आपको, इथाइन और प्रोपाइन के बीच कंपैरिजन आ जाता है। एक H2Cl2, उनमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, क्यों ऐसे आ जाए? तो उस बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन मॉलिक्यूल आपका IR एक्टिव होता है और कौन IR इनएक्टिव होता है। तो ये था आपका सिलेक्शन रूल। एग्जाम में कई बार ऐसे भी आ जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि राइट ए नोट ऑन द सिलेक्शन रूल फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा ना। डेफिनेशन तो छोटी सी है इसकी, उसके बाद हमें ये 2-3 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल लिखो, डायग्राम बनाओ, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। तो ये था प्रॉपर प्रेजेंटेशन इस हेडिंग की, जिसका नाम था सिलेक्शन रूल फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हमने ये देखा कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर IR रेडिएशन ही इंटरेक्ट करती है, मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। चेंज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आना होता है, लेकिन उसके साथ साथ रोटेशनल एनर्जी लेवल भी अपने आप ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम है, तो रोटेशनल चेंजेस तो होने ही है। तो इसलिए आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या पूरा नाम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह देते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी था क्या
हर मैटर आईआर रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ा ये रूल, जिसको कहते थे आप सिलेक्शन रूल, कि हर मैटर के साथ आईआर रेडिएशन इंटरेक्ट नहीं करती। मैटर की हर पोजीशन के साथ आईआर रेडिएशन इंटरेक्ट नहीं करती। अब वो पोजीशन की बात कैसी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कल आपको बताएंगे। आज जो जितना बेसिक हमने सीखा इसमें सिर्फ यही बताया कि मॉलिक्यूल के अंदर नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, तभी वो कोई भी सब्सटेंस आईआर रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। नेट वैल्यू को भूल मत जाना। अगर आपने गलती से ये लिख दिया कि मैटर मस्ट हैव डाइपोल मोमेंट, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा मैटर मस्ट हैव नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, तभी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। कल आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इससे पहले बेटा किसी बच्चे का कोई डाउट तो वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।